हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को मेरा नमस्कार है। और आपके भगवान तुल माता पिताजी को मेरा प्रणाम है। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए इतिहास का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। यानी कहने का मतलब है 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछ दिए हैं बिहार बोर्ड, तमाम क्वेश्चन को आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट का, इतिहास, जिसको हिस्ट्री भी कहते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे तैयार हो जाइए। आज का एपिसोड बहुत ही खतरनाक एपिसोड है, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम बोर्ड में जो छपा होगा यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए आगे के क्वेश्चन को हम आगाज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक, इतिहास सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आते हैं, है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये हिस्ट्री है, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से आगाज करना चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, यानी इतिहास सब्जेक्ट में जितने टॉपिक है, जितने चैप्टर है, शीर्षक है, तमाम शीर्षक में कितने क्वेश्चन है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोग देखे थे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी लेवल से भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी मेरे दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि का, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में पूछ देगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो हम लोग क्या जवाब देंगे? 1871। तो 1871 में कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायकवाद। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका थोड़ा कंक्लूजन है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं करता है बुक कि आपका इसमें से आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो आपका चैप्टर में दिया गया है, वहां से आप लोग को यदि संवैधानिक गणतंत्र था, क्या था यहाँ पर? राजतंत्र दिया था। इसलिए दिया था कि एक राजा के बाद दूसरे राजा को क्या किया गया था? सत्ता दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी क्लिक करेंगे, यानी संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में नहीं हल करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत होगा, क्वेश्चन की संख्या बहुत होंगे। 80 क्वेश्चन में हमको 40 को पिकअप करना है। तो ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, जिसका हम लोग कंफ्यूज में रहेंगे, इस सब क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। जिसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हो, सारी दुनिया बोलता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था मेरे प्यारे दोस्तों, कौन था? बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। क्या आपका आंसर हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो आया था वही क्वेश्चन है, यहां पर आपको बदल दिया है ना, कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन सेम है, आपको लैंग्वेज बदल दिया है। 1871 में, 1871। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोग बताइए क्या बताना है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से, यानी इसमें से किसका संबंध नहीं है?
तो मेरे प्यारे बच्चों बिस्मार्क का संबंध नहीं है, मेजनी काबुर गैरिबाल्डी का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध आपको नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था? निम्न में से मेरे प्यारे दोस्तों कौन था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। कहते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आपका ऑप्शन डी यानी बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 में, 64 में, 1871 में, 1872 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपको 3 बार आया, 3 टाइप में आया। क्या कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो आपको मेरे भाई एवं बहनों अभी हम बात किए 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कहते हैं काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किसके पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? और ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए टाइम नहीं लगना चाहिए। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। कहते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? बहुत हल्ला हुआ था कि बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। कहते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों मेजनी था। कौन था? मेजनी। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? वो मैसूर के थे। कहां के थे? मैसूर के। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध। मेरे बच्चों बताइए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ है ना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? मेरे प्यारे बच्चों गैरिबाल्डी पेशे से जो था वह नाविक था। क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन कहते हैं
कि जर्मन रैनराज का निर्माण किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, जर्मन रैनराज का निर्माण किया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा में, कहते हैं पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट। तो कहते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, कहां हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध सेडान में हुआ था। कहां हुआ था? सेडान में। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, कॉन्टकावो या इनमें से सभी? तो इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? किसने? यानी यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए मेजिनी है, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी है, ऑप्शन नंबर सी कॉन्टकावो है, अर्थात सभी ने योगदान दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, सभी ने योगदान दिया था। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। वियना सम्मेलन हुआ था, यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। जालवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। जालवेरिन संबंधित है, यानी जालवेरिन संबंधित था, है ना? तो जालवेरिन जो है वह किससे संबंधित था? वो व्यापारियों से था। किससे? व्यापार। जालवेरिन एक संस्था थी, यानी क्या चीज का? व्यापारियों का। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों का। आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है कि जालवेरिन संबंधित था, तो किससे संबंधित था? व्यापारियों से। जेनेवा संधि कब हुई? 1954 में, 1952, 1950, 1985। जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, जेनेवा संधि कब हुई? 1954 में। 1954 में। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं हम। दाएं बाएं अगल बगल कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम चर्चा नहीं करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन आता है हम केवल उसी को फोकस करते हैं, और समय कम है और आपको काम ज्यादा है। केवल हमको ये चेक करना है कि अभी तक में कितना क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास से। क्वेश्चन बैंक हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो जेनेवा संधि कब हुआ? 1954 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 21। अब आप लोग बताइए, आप लोग को कितना सही हुआ है? 21 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही है हुआ? कमेंट दीजिए, स्पीड में बताइए कि आप लोग को 21 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। आप लोग बताइए 21 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ, स्पीड में बताओ। चलिए हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर में, चलेंगे इतिहास का दूसरा चैप्टर। इतिहास का जो है दूसरा चैप्टर जो आपका है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर के मेरे दोस्तों जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। कहते हैं कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध और शांति जो पुस्तक है उसको लिखने वाले टॉलस्टॉय थे। क्या थे? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय किसने लिखा है? टॉलस्टॉय ने। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉलस्टॉय ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी एवं सी, यानी दोनों। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम जो है मेरे दोस्तों
थोड़ा नियमन से देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 2 का कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है आप दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कहते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया मेरे दोस्तों? किसने किया? तो हम लोग वहां पढ़े थे जिस समय चैप्टर चल रहा था, तो लेनिन। क्या होगा? लेनिन हो जाएगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल क्राटेक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ मेरे प्यारे बच्चों? रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि हम एक क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, ये सब हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपका जो क्वेश्चन है केवल हम उसी का जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि इसका जन्म कब हुआ था, 5 में 1818 को, मृत्यु 1883 में जर्मनी के यहूदी परिवार में टीयर नगर में। हमें उतना करने की भी जरूरत नहीं। आपका क्वेश्चन हमें यह चेक करना है कि अभी तक में किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन का हम जवाब खोजना चाहते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का रचना किया था। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेलस। ध्यान दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? जिसको हम लोग हिंदी में युद्ध और शांति कहते हैं। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। किसकी रचना है मेरे दोस्तों? टॉलस्टॉय। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? अब ये पढ़े हम लोग। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की है जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन आपको होगा साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स ने 1867 ईस्वी में पुस्तक की रचना, यानी किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? दास कैपिटल। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल।
ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। कहते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, कहते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी के बीच में। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडान, है ना, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? संपादक के यानी संस्थापक के रूप में माना जाता है तो कार्ल मार्क्स को। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862, 1860, 1870। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का क्या अर्थ होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान, रूस का सम्राट। रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का क्या अर्थ होता था? मेरे प्यारे बच्चों, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? कहते हैं कि रॉबर्ट ओवेन कहां के निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? वह ब्रिटेन के रहने वाले थे। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? ब्रिटेन का। कहां का? ब्रिटेन का। और इस प्रकार आपका दूसरा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। और आप लोग फास्ट में बताइए आपको 16 में कितना सही हुआ? जल्दी कमेंट दीजिए आप लोग को 16 में कितना सही हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, वाह बहुत अच्छा, क्या बात है, 16 में, वाह 16 में 16 सही, वाह गजब। आप लोग बताइए स्पीड में बताइए कितना आपको सही हुआ? 16 में कितना सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कितना सही हुआ? चलिए तीसरा लेसन में हम लोग चलते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। आपका तीसरा लेसन का पहला ही क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहां स्थित है?
अंकोर वाट का मंदिर जो है मेरे दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मा द्वितीय, नरोत्तम सिंहानुक, दोस्तोवस्की, एंजलस। कहते हैं अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया? आपको ध्यान दीजिए, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तिन तसीन, कैंटन, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो था उसका नाम था क्या? उसका नाम मेरे बच्चों क्या था? उसका नाम क्या था? 1946 में जो समझौता हुआ था वो क्या था? हनोई समझौता। क्या था? हनोई समझौता 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। और जेनेवा समझौता 1954 में। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में जो समझौता हुआ था वह आपको हनोई समझौता हुआ था। चलो, इसलिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1946 में जो समझौता हुआ था वह हनोई समझौता था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बॉइचौ, क्वांग त्रियू। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चौ ने। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। कब हुआ था? कहते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोम पेना, बैंकॉक, ओटावा। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है। बताइए कि कंबोडिया की राजधानी है नोम पेना, नोम पेना। कंबोडिया की राजधानी का है नोम पेना, ये जगह का नाम है। ठीक है, चलो आगे देखो। वियतनाम का एकीकरण हुआ 1970 में, 1980 में, 1979 में, 1965 में। अब वियतनाम का एकीकरण हुआ, वियतनाम का एकीकरण जो हुआ, अब ध्यान देने वाली बात है कि वियतनाम का एकीकरण जो हुआ 1975 में उत्तरी और दक्षिणी दोनों। यहां पर आपका ऑप्शन मिस्टेक है, यहां पर ऑप्शन आपका मिस्टेक है। वियतनाम का एकीकरण हुआ, वियतनाम का एकीकरण हुआ 1970 में, 1980 में, 1979 में, 1900 यहाँ पे 65 नहीं मेरे बच्चों, 1975 होगा, क्योंकि आपका आंसर है आपका 1975 होगा। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। आपका ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1975 होगा। तो वियतनाम का एकीकरण हुआ 1975 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। तो सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देना, सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965 में। कब हुआ? 1965 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965। और इस तरह हम लोग तीसरा चैप्टर में हम लोग देखे, कितने क्वेश्चन को देखे आप लोग? हम लोग मिलके 10 क्वेश्चन को देखे। तो अब आप लोग बताइए कितना सही आपको हुआ? 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ? तीसरा लेसन में देखो, बताओ जल्दी स्पीड में कि 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ? तीसरा लेसन में क्या 10 ही क्वेश्चन है? बताइए आप लोग 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ?
चलिए बहुत बेस्ट, सभी बच्चे सही बोल रहे हैं। आइए चौथा को चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर है आपको भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों 1920 में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन स्थान चुना था, यानी कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान को चुना था? बंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? मेरे प्यारे बच्चों दांडी। कौन सा जगह को? दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ को नमक कानून का उल्लंघन किया था। चलिए आइए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी हत्याकांड के आक्रोश में, उस हत्याकांड के बाद आक्रोश में आकर वह केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से शुरू हुई? मेरे प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? दांडी यात्रा से। सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। पुनः देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 में, 1920 में, 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? 1885 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? पहला प्रयोग कहां किया था? तो चंपारण में। कहां किया था मेरे दोस्तों? चंपारण में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को बंद कर दिया? मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी मेरे दोस्तों? बताइए किन पर लागू थी? किसानों पर। किस पर? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो कहते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था मेरे प्यारे बच्चों? वो हंटर समिति का। कौन सा समिति का? हंटर समिति का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर ने, 1925 केबी हेडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास ने, 1930 लालचंद ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में केबी हेडगेवार ने। केबी हेडगेवार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चटर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, जिसको कहते हैं व्योमेश चंद्र चटर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? मेरे देश का सबसे पहला आगाज होने वाला जो आंदोलन था, यही आंदोलन था कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। कब? 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई मेरे प्यारे बच्चों? अंग्रेजों ने। किसने अपनाया था? अंग्रेज का कहता था फूट डालो और शासन करो। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 मई 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राजमोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राजमोहन राय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1900 ईस्वी में, 1915 में, 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की मेरे दोस्तों? 1916 में। कब किया था? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे दोस्तों? सितंबर 1920 कलकत्ता, सितंबर 1920 कलकत्ता, सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, चलिए सितंबर 1920 कलकत्ता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ मेरे दोस्तों? 1929 लाहौर, 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। क्या? बारदोली। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? अब देखो, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922, 1924, 1927, 1928। आप बताइए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? अब ये क्वेश्चन जो मेरे दोस्त है, आपको कहीं 27 मिलेगा आंसर, तो कहीं 28 मिलेगा। समझ में आ गया? ज्यादातर आपको 1927 ही मिलता है। तो एक क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आता है, हम छोड़ सकते हैं। क्यों? कि इसका भी आंसर जो है पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं आपको 27 बता रहा है कोई किताब, कहीं 28 बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलो 27 कर देते हैं कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1927। लेकिन आप ये क्वेश्चन को नहीं रंगिएगा, हमारे हिसाब से आप लोग एग्जाम हॉल में छोड़ दिएगा। हमने पहले भी बात किए हैं कि जिस क्वेश्चन को अलग अलग आंसर यदि आपका किताब बोलते हैं या अलग अलग सर भी बोलते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर पूरी दुनिया यदि सही बोलता है, जिस क्वेश्चन का यदि आंसर सब बोलता है सही है, उसी क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। केवल 40, केवल 40। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1924, 1927, 1928। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1921, 1924, 1927, 1928। हमको तो लगता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डॉट है। ऑप्शन क्या है? डॉट है, ऑप्शन डॉट। चलो देखो, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपका है, इसका आंसर कहीं कहीं 27 देता है, कहीं कहीं 28 देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में पिकअप नहीं कीजिएगा। फिलहाल ज्यादातर जो आपका आंसर मिलता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 होता है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप पिकअप मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा होता है, 5% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर डॉट में हो जाता है। सर लोग भी डॉट में आते हैं, बुक ही डॉट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को पिकअप नहीं करना, क्योंकि हमको 40 क्वेश्चन रखना है 80 में। तो 80 में यार 10 क्वेश्चन चलो डॉट कर देगा, फिर भी तो 70 मेरा सही जाएगा, फिर भी हमको 40 का जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन सबको आप एग्जाम हॉल में छोड़ दीजिएगा। हो सके आप 28 रंगेगा और बिहार बोर्ड 27 आंसर क्लिक कर दे।
तो ये भी आपको दिक्कत होगा। तो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 माना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1924 में, 1927 में, 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था? 1936 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1936 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आपको कब हुआ? तो 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ मेरे दोस्तों? 1916 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। बताइए किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर मेरे बच्चों? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, सरदार, मास्टर दो, मुखिया। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? उसका जो है उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था मेरे दोस्तों? क्या नाम था? सरदार जी। क्या नाम था? सरदार। क्या नाम था? सरदार। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, सरदार, मास्टर दो, मुखिया। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का जो उपनाम था वह क्या था? उपनाम क्या था मेरे दोस्तों? मास्टर दो। मास्टर दो इसका उपनाम था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में मेरे दोस्तों? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस कानून के विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे? किनके अनुरोध पर? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार राज्य के चंपारण जिला पधारे हुए थे। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1964 में, 1984 में, 1999। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? आप लोग बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे मेरे दोस्तों? जिस समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था मेरे दोस्तों कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? के केल्पन है ना, के केल्पन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री राजगोपालाचारी। कहते किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 35 का जवाब होगा कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहां हुआ था? मोपला विद्रोह मेरे दोस्तों कहां हुआ था? केरल में। और इस तरह से आपका चौथा चैप्टर खत्म। तो आप लोग फटाफट कमेंट लगाइए 35 में कितना सही आप लोग को हुआ है। 35 में कितना सही आप लोग को हुआ है मेरे दोस्तों? बताइए, स्पीड में बताइए कि आप लोग को 35 में कितना सही हो गया। चलिए बहुत बेस्ट। यदि आपको 35 में 35 सही है तो सारे बच्चे, चलिए जिसको अगर 25 से कम है तो समझिए कुछ आपका कमी है, आप लोग सही कीजिए। चलिए नए चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग पूरे इतिहास का क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? कहते हैं कि भारत में जो है कहां? भारत में कहां? भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? तो मुंबई में। कहां? मुंबई में। सेफ्टी लैंप आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन, है ना। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। चलो इसको घेरो। अब है आपका क्वेश्चन, क्या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कब किया गया? 1907 में। 1907 में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था अब्राहम डार्विन ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, है ना। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 ईस्वी में,
1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। कब? 1854 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918, 1911। बताइए, जल्दी कमेंट दीजिए आप लोग क्या होना चाहिए। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कब? 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। कहते हैं भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? मेरे दोस्तों, कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। कब? 1881 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 1770 में, 1773 में, 1775 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1770 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के, टॉमस बेल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? कहते हैं कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। किसने? जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, पटना। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? मेरे बच्चों, कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कार्टराइटर, क्रॉम्पटन। है ना, क्रॉम्पटन। तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? समझा? एडमंड कार्टराइटर। कार्टराइटर। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। राइट। ऑप्शन नंबर सी। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बताइए आप लोग क्या कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम, जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? कहां है मेरे दोस्त? जेनेवा में। कहां? जेनेवा में। और इस तरह से आपका पांचवा लेसन खत्म। तो बताइए 14 में आप लोग को कितना सही हुआ? 14 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ? 14 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए, शहरी एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आइए अब हम लोग आगाज करते हैं छठा चैप्टर, शहरी जीवन एवं शहरीकरण एवं शहरी जीवन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ मेरे दोस्त? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में।
बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ और कहाँ हुआ? पटना में। कब हुआ? 1786 में। 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? मेरे दोस्त, महात्मा गांधी को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। कहा? बोध गया। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था मेरे दोस्त, मध्य युग में। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किस सब्जेक्ट को देख रहे हैं? इतिहास के कंप्लीट क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, आप लोग सारे क्वेश्चन को, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए और जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी यदि आपको डाउट लगता है उन क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास डबल क्वेश्चन है। और आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में 40 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही आसान तरीका से आ सकता है। यदि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में 40 सही नहीं होता है तो फिर आप तैयारी नहीं किए हैं, ये आप खुद जिम्मेदार उसका होंगे। चलिए एक नए क्वेश्चन को देखने के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? बिहार राज्य के सिवान जिला में। देखो, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना मेरे दोस्त? तो आइए, प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? किस नगर में? पटना नगर में। किस नगर में मेरे दोस्तों? पटना नगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मेरे दोस्त, कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। देखो, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना, किस वर्ग का शोषण हुआ? सभी वर्ग को, मध्यम वर्ग को भी, कृषक वर्ग को भी, है ना, श्रमिक वर्ग को भी, अर्थात इनमें से सभी, इनमें से सभी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860, 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। 1870।
गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन थ्री ने, हॉसमान। कहते हैं कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेनेजर हावर्ड ने, एवेनेजर हावर्ड ने, एवेनेजर हावर्ड ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहां होता है मेरे दोस्तों? महानगर। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? पांचवें, चौथे, पहले, 10वें। मेरे दोस्त, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें। कौन से गुरु? 10वें, है ना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912, 1936, 1928, 1940। देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, है ना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। देखिए, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, है ना। उसके बाद 2000 में झारखंड से, 1836 में उड़ीसा अलग हो गया था, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से। तो कहते हैं बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। और इस तरह से आपका छठा चैप्टर खत्म। टोटल आपको 16 क्वेश्चन था। बताइए आप लोग 16 में कितना लाए हैं? आप लोग को कितना बट्टा 16 आया है? 16 क्वेश्चन में आप लोग कितना जवाब दिए हैं? स्पीड में बताइए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग यदि कम से कम 12 भी लाते हैं तो बहुत अच्छी है आप लोग को, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन को देखते हैं। नए चैप्टर में व्यापार और भूमंडलीकरण, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका है। चैप्टर नंबर 7 आपका व्यापार और भूमंडलीकरण। विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस वर्ष आरंभ हुई थी? किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1925 में। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था मेरे दोस्त? 1929 में। कब लागू हुआ था? 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कहते हैं एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो मार्ग था, प्राचीन स्थल जो मार्ग था, वह कौन सा था मेरे दोस्त? रेशम मार्ग था। कौन सा? रेशम। कहते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी। तो रेशम मार्ग होगा। क्या होगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर हो जाएगा रेशम मार्ग। ये आपका हो जाएगा रेशम मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए होता? कौन सी संस्था का उदय? तो यूरोपीय संघ। कौन सी संस्था का उदय हुआ था? यूरोपीय संघ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है मेरे दोस्त? तो जेनेवा में। कहां? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992 में, 1993 में, 1994, 1995। कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह कितने ईस्वी में हुआ था? 1995 में। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1995। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली,
पूंजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ मेरे दोस्तों? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज, है ना। तो बताना है तुमको क्या कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? इस दुनिया को बदलने वाले यदि कोई क्रांति है वह औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति है? वह औद्योगिक क्रांति है मेरे दोस्त। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? कहते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में। कब हुआ था? 1944। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? पश्चिमी। भारत सदस्य नहीं है द का, ओपेक का, G15WT। कहते हैं कि भारत सदस्य नहीं है। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है मेरे दोस्त? ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य नहीं है। और इस तरह से आपका 7वां चैप्टर खत्म हो गया। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इस 12 में कितना आपको सही हुआ? इसमें बताना है आप लोग को कि इस 12 में आपको कितना सही हुआ है। और हम आज लोग किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हैं? आज हम लोग इतिहास के क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं। किसको? इतिहास के क्वेश्चन बैंक को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। चलिए आगाज करते हैं लास्ट चैप्टर, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? कहते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। मेरे दोस्त किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने? मार्टिन लूथर। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। पूरी दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। कहाँ हुई? चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। कहते हैं मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार मेरे दोस्त कहाँ हुआ? चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेटिंगटन, चार्ल्स मेटकाफ। बताएंगे आप लोग क्या? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ ने विख्यात हैं। मार्टिन लूथर कौन है? दार्शनिक है, राजनीतिक है, धर्म सुधारक है, समाज सुधारक है। मार्टिन लूथर कौन है? आपका क्वेश्चन नंबर 5।
मार्टिन लूथर कौन है मेरे दोस्त? मार्टिन लूथर कौन है? तो मार्टिन लूथर जो है धर्म सुधारक है। क्या है? धर्म सुधारक। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। कहते हैं कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ मेरे दोस्त? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिंह ने। हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिंह। किसने? सच्चिदानंद सिंह। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ मेरे दोस्त? कागज का आविष्कार किस देश में? कागज का आविष्कार चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तानी रिव्यू। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्रिका ने? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की मेरे दोस्त? बाइबिल की। किस पुस्तक की? बाइबिल। पांचवें कहते 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकानाथ। कहते हैं कि 95 स्थापनाएं, 95 जिसको हम लोग कहते हैं, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, मराठी। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? किस भाषा से संबंधित था मेरे दोस्त? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिंह। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे दोस्त? मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने, गुटेनबर्ग ने। अभी ये क्वेश्चन पढ़े थे, किसने? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल गफार खान, मनमोहन घोष, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहते हैं कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्त? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और इस तरह से हमने लास्ट चैप्टर में देखे 17 बट्टा कितना आप लोगों, यानी 17 क्वेश्चन में आप लोग को कितने क्वेश्चन सही हुआ। और आज मेरे दोस्तों हम लोग ने क्या कंप्लीट किए? आज इतिहास के जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड पूछा था, तमाम क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। ये आपको क्वेश्चन बैंक था। अभी आपको एनसीईआरटी के बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सभी सब्जेक्ट का, वह देखना बाकी है। एक एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम रगड़ के चाप पे एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। आपको एग्जाम में बेहतर नंबर, क्योंकि 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूं, और इस एपिसोड को खत्म करते हुए मैं आप लोग को एक बार नमस्कार करना चाहता हूं। और जय हिंद, जय भारत।